भारत का मूल निवासी कौन है? क्या उत्तर भारतीय ही भारत का मूल निवासी है या दक्षिण भारतीय ही भारत का मूल निवासी है? कभी भाषा के नाम पर, कभी कल्चर के नाम पर, कभी पहनावे के नाम पर, तो कभी जातीय समीकरणों के नाम पर आप उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में रोज बंटवारा देखते होंगे। न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे अखबार हो या राजनीतिक दलों के भाषण, इस बंटवारे को रोज और गहरा करते हुए आपको नजर आते हैं। आखिर ऐसा बंटवारा उत्तर और दक्षिण भारत में ही क्यों किया जाता है? इस देश में पश्चिम और पूर्व भारत में भी उतनी ही भाषाई भिन्नता या फिर उतना ही कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन ऐसा पश्चिम और पूर्व पूर्व के भारत में कभी इस तरीके की घटना आपको देखने को उतनी नहीं मिलती है। ऐसा उत्तर और दक्षिण भारत में ही मुख्यतः पाया जाता है कि जिस देश में एक ही भगवान राम, एक ही रामायण और एक ही भगवान शिव पूजे जाते हैं, उसी देश जिस देश में रामायण के प्रमाण उत्तर से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर दक्षिण और दक्षिण से लेकर पूर्व में विद्यमान हो, वहां पर इस तरीके का बंटवारा राजनीतिक दल करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर क्या कारण है? इस बंटवारे के पीछे क्या कारण है? आज हम उसकी जड़ों तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर उत्तर और भारत के बीच एक एक खाई क्यों पैदा की जाती है। तो इस बंटवारे के पीछे हम चलते हैं अंग्रेजों के शासन में। जब अंग्रेज भारत आते हैं तो उनका मूलतः भारत में उद्देश्य व्यापार करना ही था। शुरुआत के सालों में उन्होंने भारत के कल्चर, भारत की भाषा और भारत की संस्कृति की बहुत प्रशंसा भी की है। अंग्रेजी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने भारत के धर्म और कल्चर पर उसकी प्रशंसा में लंबे लंबे लेख भी लिखे हैं। परंतु बाद के समय काल में और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंत आते आते दो घटनाएं मुख्यतः ऐसी होती है जो अंग्रेजों का जो सोचने का एक तरीका भारत के लिए है वो बदल देता है। उनमें से पहली घटना थी क्रिश्चियन मिशनरी को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अनुमति मिल जाना, और दूसरी घटना थी अंग्रेजों का भारत में व्यापार के अतिरिक्त यहाँ पर लंबे समय तक राज करने की एक महत्वाकांक्षा जागृत हो जाना। लेकिन अंग्रेजों को जब भारत में रहकर व्यापार करने के बाद ये ज्ञात हो गया था कि भारत की संस्कृति, धर्म और विशेष रूप से भारत की भाषा जो संस्कृत थी वो बेहद समृद्ध और वैज्ञानिक थी, तो उन्होंने ये भी पाया कि उस संस्कृत और उनकी यूरोपियन भाषा की मूल लिपि लगभग समान थी। उन्होंने बाद के अध्ययनों में ये पाया कि संस्कृत भाषा यूरोपियन भाषा से कहीं समृद्ध है और वो उससे कहीं ज्यादा वैज्ञानिक भी है। जो अंग्रेज भारत में राज करने का स्वप्न देखते थे, जो अंग्रेज भारत को एक दबा कुचला, पिछड़ा और अवैज्ञानिक देश समझते थे, वो इस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं थे कि इस देश का धर्म, इस देश की संस्कृति और इस देश की भाषा संस्कृत इतनी समृद्ध कैसे हो सकती है। अंग्रेज को ये स्पष्ट था कि किसी भी देश पर एक लंबा शासन करने के लिए उन्हें उसकी शिक्षा को बदलना होगा, उसके इतिहास के साथ खिलवाड़ करना होगा, और वो उन्होंने दिमाग के द्वारा करने की सोची। 19वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों ने उस समय के इतिहासकार लॉर्ड मैकाले और मैक्स मिलर को एक प्रोजेक्ट दिया, जिसके अंतर्गत उन्हें ये कार्य करने का या इतिहास लिखने का एक कार्य दिया गया कि आप भारत का इतिहास इस प्रकार से लिखें कि भारत में एक यूरोपियन सुप्रीमेसी को स्थापित किया जा सके और भारत को एक पराधीनता का भाव भी उसके साथ दिया जा सके। तो मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकाले ने भारत में इतिहास लिखना शुरू किया, और यहाँ पर आती है आर्यों का भारत पर आक्रमण। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में अंग्रेजों ने भारत को ये पढ़ाना शुरू किया। 1818 के आसपास मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकाले ने ये प्रोजेक्ट बना दिया, इतिहास को बदलने का ये प्रोजेक्ट बना दिया कि भारत पर आर्यों ने आक्रमण किया। दक्षिणी रूस और पूर्वी यूरोप से 3500 साल पहले लगभग एक एक बड़ा ग्रुप, आर्यनों का एक बड़ा ग्रुप सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते भारत के उत्तर भारत क्षेत्र में आता है, और वहां पर उस समय के मूल निवासी जो दक्षिण भारतीय थे, आज के दक्षिण भारतीय थे और आज की कुछ नीची जातियां थी, उनके साथ आर्यनों ने युद्ध किया, और उस युद्ध में उन लोगों को पराजित करके दक्षिण भारतीय और जो नीची जातियां थी उनको वहां से विस्थापित कर दिया। अंग्रेजों ने ये और भी उसके साथ ये भी लिखना चालू किया कि उन्हीं आर्यन ने भारत में 3500 साल पहले वैदिक सभ्यता की स्थापना की, और उसके साथ साथ संस्कृत भाषा की स्थापना भी आर्यन के द्वारा ही भारत में की गई। मतलब जो देश 5000 साल पहले का महाभारत, 10,000 साल पहले की रामायण और लगभग 10,000 साल पहले के ही वेद अब तक पढ़ता हुआ आ रहा था, उसको अंग्रेजों ने ये बता दिया कि आपकी वैदिक सभ्यता की स्थापना भी यूरोप से आए आर्यन ने ही की है,
और आपकी संस्कृत भाषा की रचना भी उन्हीं आर्यन के द्वारा की गई है। कितने स्मार्ट अंग्रेज खेल रहे थे कि पराधीनता का ये भाव और यूरोप से जोड़ने का, उत्तर भारतीयों को यूरोप से जोड़ने का ये भाव वो एक तरीके से लोगों के दिमाग में डाल चुके थे। इसके साथ-साथ अंग्रेजों ने 2 काम और किए। एक, उत्तर और दक्षिण भारत में एक विभेद या फिर आप कहिए एक विघटन पैदा कर दिया, जिसके कारण उनको राज करने में आसानी होने वाली थी। इसके साथ-साथ ऊँची और नीची जातियों में भी अंग्रेजों द्वारा एक तरीके का बँटवारे का बीज बो दिया गया कि नीची जातियों को ये बताया गया है कि आप भारत के मूल निवासी हैं और ऊंची जातियों को ये बताया गया है कि आप उन्हीं यूरोपीय या आर्यन रेस का हिस्सा है जो आज भारत पर राज करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। जिसके कारण अंग्रेजों को एक तरीके की सुप्रीमेसी भी हासिल हुई और एक तरीके से भारत में राज करने की लेजिटिमेसी भी हासिल हुई। आप भी कुछ राजनीतिक दलों के आज भी बयान सुनते होंगे, जिसमें कुछ दक्षिण भारत में भारत की उत्तर भाषा की अस्वीकार्यता या फिर कुछ नेता एससी एसटी से ऐसे भी बिलोंग करते हैं जो बोलते हैं कि भारत का मूल निवासी एससी या एसटी वर्ग ही है। इसका मतलब ये है कि जो बीज अंग्रेजों ने आज से 200 साल पहले लगभग बोया था भारत के बंटवारे का, वो आज तक भी चला हुआ आ रहा है। अब अंग्रेजों ने ये आर्यनों के आक्रमण की थ्योरी के साथ-साथ भारत को ये भी बताया कि अंग्रेजों के शासन के द्वारा ही भारत को एक सभ्य देश बनाया जा सकता है। भारत को ये एहसास करा दिया गया कि उनके बस की स्वयं का देश चलाना या स्वयं के देश को राज्य के द्वारा एक तरीके से देश के रूप में समाहित करना उनके बस की बात नहीं है। इस प्रकार भारत में एक विघटन के बीज अंग्रेजों द्वारा बो दिए गए। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम जानते हैं कि इस आर्यन थ्योरी के झूठे या सच्चे होने के प्रमाण क्या है। अगर आर्यनों ने 3500 साल पहले भारत पर सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते उत्तर भारत में आक्रमण किया था, तो ये बात सुनिश्चित है कि एक लाखों करोड़ों लोगों का एक वर्ग जब माइग्रेट हुआ होगा सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते, तो उनके उस क्षेत्र में पड़ने वाली सभ्यताओं या संस्कृति के बीच में कुछ ना कुछ युद्ध या संघर्ष भी हुए होंगे या फिर उस समय की कुछ भाषाई एक्सचेंज भी हुआ होगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण सेंट्रल एशिया या ईरान के ना तो खुदाई में मिलता है, ना ही उनके किसी इतिहास में इसका कोई मूल्यांकन या कोई उल्लेख मिलता है। तो आर्यन, लाखों करोड़ों की संख्या में आर्यन एक तरीके से उड़कर भारत नहीं आ सकते थे। ये पहली बात स्थापित होती है। दूसरी बात ये है कि अंग्रेजों ने जब भारत को ये बताया कि दक्षिण भारतीय ही भारत का मूल निवासी है, तो उसके बाद या फिर एंशिएंट भारत, प्राचीन भारत में जब चालुक्य, चेरा, चोला और पांड्या जैसे विशाल साम्राज्य उत्तर भारत में रहे। प्राचीन भारत में इन साम्राज्यों ने न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि श्रीलंका, इंडोनेशिया और पूर्वी एशिया के कई देशों पर राज किया। तो उस समय पर जब ये आर्यन की थ्योरी अगर सत्य है, तो उस समय पर इन दक्षिणी ताकतवर राज्यों द्वारा उत्तर भारत में उसके अपमान का बदला लेने के लिए या फिर अपनी सभ्यता को दोबारा से स्थापित करने के लिए जो अंग्रेजों के द्वारा एक अलग सभ्यता थी, द्रविडियन सभ्यता एक अलग अंग्रेजों के द्वारा बना दी गई थी। तो कोई तो प्रयास किया होता, लेकिन ऐसा कोई भी संघर्ष या ऐसा कोई भी एक तरीके से एक तरीके से अपनी सभ्यता को वापस लेने का कोई प्रमाण दक्षिण भारत के किसी भी इतिहास में दर्ज नहीं है। इसके उलट उस समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में एक समन्वय और सहयोग की जबरदस्त भावना देखने को मिलती है। ये कहीं आप तमिल लिटरेचर में या फिर उत्तर भारत के कई लिटरेचर में आपको देखने को मिल जाएगा कि दक्षिण भारत का उस समय का नागरिक उत्तर भारत में आराम से जाता था और उत्तर भारत का दक्षिण भारत में भी जाता था। इसके साथ-साथ अगर आर्यन दक्षिणी रूस और पूर्वी यूरोप के हिस्से से लाखों करोड़ों की संख्या में सेंट्रल एशिया और ईरान होते हुए उत्तर भारत आते, तो उनका ईरान और सेंट्रल एशिया में निश्चित रूप से कोई ना कोई संघर्ष होता। कोई ना कोई भाषाई एक्सचेंज भी होता। उस समय पर ऐसे यातायात के साधन तो नहीं थे कि वो 1 या 2 दिन में आ जाते, उनको सालों महीनों ज़रूर अवश्य लगे होंगे। तो उस पूरी यात्रा के दौरान उनका कोई ना कोई संघर्ष हुआ, निश्चित ही हुआ होगा। परंतु ईरान या सेंट्रल एशिया के किसी भी साहित्य या इतिहास में इस तरीके का कोई भी व्याख्या नहीं मिलती। यहाँ तक कि वहाँ पर जो खुदाई हुई, उसके बाद में जो खुदाई हुई है, उसमें भी आर्यनों के माइग्रेशन की कोई भी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। अब आते हैं कि भारत में अंग्रेजों को ऐसा क्या मिला कि उन्होंने इस थ्योरी को और ज़्यादा स्थापित करने की चेष्टा की या कर दिया। उनका ये तर्क था कि क्योंकि आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि आर्यों ने भारत में माइग्रेशन किया था। परंतु अगर आप ऋग्वेद के जानकारों से बात करें और उस समय पर उस पे बहुत सारी एक तरीके से
वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी ये कहा गया है कि ऋग्वेद में प्रयोग हुए आर्य शब्द का मतलब एक सुसज्जित, एक सुसम्मानित और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की परिभाषा गढ़ने के लिए किया गया था, ना कि एक ऐसी रेस या एक ऐसे लोगों का समूह जिसने भारत में एक तरीके से विस्थापन किया था। तो अंग्रेजों की ये थ्योरी भी एक तरीके से गलत साबित हो जाती है। तो 2 मानकों पर या 3 मानकों पर आप कहिए, ना तो आर्यनों का सेंट्रल एशिया और ईरान में कोई सबूत मिला, ना दक्षिण भारतीयों ने कभी उत्तर भारत में अपने विस्थापन का कोई संघर्ष के लिए कोई बदला लिया, और ना ही आर्य शब्द का जो ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है उसका मतलब कोई रेस से हुआ। तो आर्यन की थ्योरी एक तरीके से गलत भी साबित हो गई उसी समय पर, उसके बाद भी गलत साबित होती रही। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि आर्यन की आक्रमण की थ्योरी आज भी इस देश में लगातार पढ़ाई जाती रही है। इसके द्वारा उत्तर और दक्षिण भारत में एक तरीके का विघटन पैदा करने का एक तरीके से बेस बन जाता है। नेताओं को एक बहाना मिल जाता है कि दक्षिण भारतीय और उत्तर भारत 2 अलग-अलग समूह हैं, और ऐसा उनके बयानों में भी आप निश्चित रूप से देखते होंगे। 20वीं शताब्दी में हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में भी ये प्रमाणित हो चुका है कि भारत में सभ्यता की निरंतरता लगातार बनी हुई है। मतलब भारत में कोई आर्यन बाहर से आकर नहीं बसे, बल्कि भारत का आज का जो नागरिक है वो महाभारत और रामायण काल से जो एक तरीके से मानव सभ्यता है उसी की निरंतरता पाई जाती है। इसके साथ साथ यूरोपियन और भारत के जेनेटिक डीएनए R1A जेनेटिक डीएनए में भी कुछ समानताएं मिलती है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से भारत में मिलने वाला जेनेटिक डीएनए यूरोप में मिलने वाले जेनेटिक डीएनए से समान होने के बावजूद पुराना है। यहाँ तक कि भारत में जो सनातन धर्म का चिन्ह स्वास्तिक है, उसकी खोज में या फिर ये कहिए कि यूरोप के कई देशों में खुदाई के दौरान स्वास्तिक भी मिला है। बेल्जियम, जर्मनी आदि देशों में स्वास्तिक मिला है। या कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वानों के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि आर्यनों का भारत पर माइग्रेशन नहीं हुआ, बल्कि भारत से संस्कृति, सभ्यता और भाषा और धर्म यूरोप चलकर गए हैं, यानी रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। तो इसको तो बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सच ऐसा है जो इस देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, और स्वाभिमान कुछ देशों को, कुछ लोगों को हजम नहीं होता, पर यह भी एक सच है। तो जिस देश की सभ्यता, सनातन धर्म विश्व में सबसे पुराना है, आज भी आखिर क्यों भारत उसी अंग्रेजों की झूठी आर्यों के आक्रमण की थ्योरी को पढ़ रहा है? उसी को आधार को बनाकर आज भी देश को बांटा जा रहा है, राजनीति बांटती है, उसी के इतिहास और भाषा को भी बांटने का एक हथियार बना लिया गया है। भारत को आज चाहिए कि इस थ्योरी को पूरी तरह नकारते हुए अपने इतिहास से हटाया जाए, और बच्चों को एक तरीके से सच्चा इतिहास ही पढ़ाया जाए, क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि का जो आधार होता है वो उसका इतिहास होता है, और इतिहास में भी सही इतिहास, और सही इतिहास आता है सही शिक्षा के द्वारा, जो आपके बच्चे, आपके भाई बहन स्कूलों में पढ़ते हैं। भारत को आज चाहिए कि इस थ्योरी को, इस आर्यों के आक्रमणों के झूठ को भारत के पुस्तकें से बिल्कुल हटाया जाए और भारत को सही इतिहास ही बताया जाए।